हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम रहता है हमारा। और आज का जो वीडियो रहेगा इसमें हम लोग आरबीआई का एक डाटा डिस्कस करने जा रहे हैं। आरबीआई ने अभी हाल ही में 2022-23 के लिए करेंसी और फिनेंस पर अपना एक डाटा जारी किया हुआ है, एक डाटा रिलीज किया हुआ है, जिसमें उसने कार्बन प्राइसिंग सिस्टम को इंडिया में इम्प्लीमेंट करने का सजेशन दिया हुआ है। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया क्वेश्चन है, स्केल 3 वालों के लिए भी, स्केल 2 वालों के लिए भी। आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अगर इस डाटा को हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर लगभग ये 190 या 200 पेज के आसपास में ये कंप्लीट डाटा है। इतना हमारे लिए याद करना या फिर आपके लिए याद कर पाना संभव नहीं है। इसलिए इस पूरी रिपोर्ट से, इस पूरे डाटा से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी चीज़ें ज़रूरी हैं उन सारी चीज़ों को मैं लेकर आया हूँ। उन सारी चीज़ों को इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, टू दी पॉइंट चीज़ों को पढ़ेंगे और सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें ज़रूरी हैं वही चीज़ें यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को मतलब यहाँ पर डिस्कस करना है। और वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले एक चीज़ जानना ज़रूरी है। अभी मैंने बोला कि आरबीआई ने जो ये अपनी रिपोर्ट जारी की है, जो ये डाटा रिलीज़ किया है, इसमें ये बोला है कि कार्बन प्राइसिंग सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना है, सजेशन दिया हुआ है इंडिया में। तो जो ये कार्बन प्राइसिंग सिस्टम होती है, ये होती क्या है बेसिकली, ये भी हम लोगों को जानना ज़रूरी है। ये भी हम लोग यहाँ पर पहले से ही पढ़ लेते हैं, जिससे कि वीडियो के टाइम पर जब ये कार्बन प्राइसिंग की बात हो तो समझ में आ जाए कि कार्बन प्राइसिंग क्या है। बहुत डीप में नहीं जाएंगे कार्बन प्राइसिंग के एक मोटा मोटा ओवरव्यू लेंगे, एक मतलब जिससे कि एक अंडरस्टैंडिंग बन पाए कि क्या होता है कार्बन प्राइसिंग। ठीक है ना, कार्बन प्राइसिंग का यूज़ करके क्या क्लाइमेट चेंज में सुधार किया जा सकता है, परिवर्तन किया जा सकता है, रोका जा सकता है या नहीं, ये क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और ये जो क्लाइमेट चेंज होता है, क्लाइमेट चेंज के पीछे का रीज़न क्या है। तो क्लाइमेट चेंज के पीछे का अगर रीज़न की हम लोग बात करें तो इसका जो मेन रीज़न है, ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं। और ग्रीन हाउस गैसेस उत्पन्न कहाँ से होती हैं, कैसे ये जनरेट होती हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ के दौरान ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। फ्यूल जब हम लोग बर्न करते हैं तो उस टाइम पर क्या होता है कि ग्रीन हाउस गैसेस मतलब उसका इमिशन होता है, उसका उत्सर्जन होता है। तो ये कह पाना बहुत ही आसान होगा कि क्लाइमेट चेंज के लिए सबसे ज़्यादा वही लोग जिम्मेदार हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस जो है इमिट करते हैं, उत्सर्जित करते हैं, चाहे फिर वो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ के थ्रू हो जाए या फिर किसी और चीज़ों के थ्रू हो जाए। वही लोग जो है इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम अगर कर दिया जाए तो काफ़ी हद तक क्लाइमेट चेंज को रोका जा सकता है। ठीक है, तो मतलब ये कहें कि कहाँ पे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस मतलब होती हैं, उत्पन्न होती हैं, फैक्ट्रीज वगैरह में हो जाता है। जब हम लोग फ्यूल जलाते हैं तो उस टाइम पर होता है। ठीक है ना, तो वो लोग क्या करते हैं कि ग्रीन हाउस गैस उससे उत्पन्न मतलब उत्सर्जित होती है, जिस वजह से क्या होता है कि क्लाइमेट चेंज होता है। क्लाइमेट चेंज का मतलब क्या हो गया, जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन से हम लोग क्या समझते हैं, जलवायु परिवर्तन का मतलब ये हो जाएगा कि बाढ़ आ जा रही है, कहीं पर सूखा पड़ जा रहा है, अत्यधिक गर्मी पड़ रही है, अत्यधिक ठंडी पड़ने लग रही है, आंधी तूफान आ जा रहा है, बारिश के महीने में बारिश नहीं हो रही है, गर्मी के महीने में गर्मी नहीं हो रही है, और दूसरी तमाम तरीके की आपदाएं आती हैं। इसकी वजह से ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन से जलवायु परिवर्तन होता है, उस वजह से ये आती है। और होता क्या है इस केस में, सिनेरियो क्या होता है इस केस में, होता ये है कि जो कंपनी मालिक हैं या वो देश जो ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित करते हैं, उनका खामियाजा दूसरे अन्य देशों को, दूसरे अन्य लोगों को भी भुगतना पड़ता है। मान लो हम एक देश हैं, आप दूसरे देश हो, आपके देश में ज़्यादा इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हो रही है, आप ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित कर रहे हो, जिससे कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, और इसका प्रभाव जाकर मेरे देश में पड़ रहा है। ठीक है ना, मेरे देश में बाढ़ आ रही है, मेरे देश में सूखा पड़ रहा है। इंडिविजुअल पे भी हम लोग बात कर सकते हैं, आपकी फैक्ट्री मेरी फैक्ट्री, किसी भी तरीके से समझने के लिए। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि करता कोई और है, नुकसान किसी और को होता है। ठीक है, किसी और को नुकसान होता है। तो ये जो तरीका होता है, जो ये मतलब प्रोसेस है, इसको कम करने के लिए, इसको रोकने के लिए कार्बन प्राइसिंग का जो है कॉन्सेप्ट जो है लाया गया है। ठीक है ना, अभी भी आप लोगों को कार्बन प्राइसिंग नहीं समझ में आया होगा। ठीक है, फिर से समझाता हूँ। तो कार्बन प्राइसिंग के तहत बेसिकली होता क्या है कि जो देश, जो व्यक्ति या इंडिविजुअल, जो लोग ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस इमिट करेंगे, उनको कुछ ना कुछ इसके लिए पे करना होगा। बस सीधा सीधा से ये जान लो, पहले से ही डिसाइड कर लिया जाएगा कि इस देश के द्वारा, इस फैक्ट्री के द्वारा, इस इंडिविजुअल व्यक्ति के द्वारा ज़्यादा एमिशन हो रहा है, तो इनको कुछ ना कुछ पे करना होगा, कुछ ना कुछ अमाउंट, कुछ ना कुछ पैसे आपको पे करने होंगे। और उस पैसे का, उस अमाउंट का यूज़ हम लोग कहाँ पे करेंगे, उसको हम लोग यूज़ कहाँ पे करेंगे, जब कहीं पर बाढ़ आ जाएगी, जब कहीं पर सूखा पड़ जाएगा, जब कहीं पर दूसरी ओर आपदाएं आ जाएंगी, तब जाकर उस पैसे का उपयोग हम वहाँ पर राहत कार्यों में करेंगे। ठीक है ना, तो बेसिकली मोटा मोटा कॉन्सेप्ट यही है कार्बन प्राइसिंग सिस्टम का, कि जो भी देश या जो भी फैक्ट्रीज या जो भी इंडिविजुअल्स ज़्यादा ग्रीन हाउस एमिट करते हैं,
जिसकी वजह से जलवायु परिवर्तन होता है, जिसकी वजह से प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, तो उनको इन सारी चीज़ों के लिए पे करना होगा। पहले से ही मतलब एक फिक्स अमाउंट रहेगा, जो भी रहेगा उसको पे करना होगा एडवांस में, और उस पैसे का उपयोग आगे चलकर जब आपदाएं आएंगी तो वहाँ पर हम लोग उसको यूटिलाइज करेंगे। ठीक, एक मोटा मोटा बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैंने दी है कि कार्बन प्राइसिंग सिस्टम क्या होता है। बहुत डीप में अगर आप लोग चाहोगे तो एक सेपरेट वीडियो भी मैं इसका बना दूंगा, लेकिन इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए बस इतना ही समझना था। और मैंने बताया कि हम जो चीज़ें डिस्कस करते हैं, जो हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं, वो सारी चीज़ें जो होती हैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड होती हैं। तो एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो एग्ज़ाम में हमसे ये कार्बन प्राइसिंग सिस्टम नहीं पूछा जाने वाला है, लेकिन फिर भी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, आप लोग चीज़ों को समझ पाओ, इस वजह से मैंने थोड़ा सा कार्बन प्राइसिंग के बारे में बताया। तो जो ये आरबीआई की रिपोर्ट आई हुई है, अब हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। करेंसी और फिनेंस पर जो आरबीआई की रिपोर्ट आई है 2022-23 के लिए, अब इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। एक एक पॉइंट्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो जरूरी होगा उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। द हिंदू, इनसाइट आईएएस और दृष्टि आईएएस, इन तमाम वेबसाइट से पढ़ के जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट है वो आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ। इवन ये सारे के सारे पॉइंट्स मैंने लिख रखे हैं कि क्या क्या चीज़ें आप लोगों को बतानी है, कहीं पर जिससे कि कोई भी चीज़ें इंपॉर्टेंट छूट ना जाएँ। तो जो भी लोग देख रहे हो इस वीडियो को, नोट्स वगैरह इसके प्रॉपर बनाना स्केल 3 वालों आप लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसका मतलब ये नहीं कि स्केल 2 वालों के लिए ज़रूरी नहीं है। आरबीआई से रिलेटेड कोई न्यूज़ आती है, आरबीआई का कोई सर्कुलर आता है, आरबीआई की कोई गाइडलाइंस आती है, तो वो क्वेश्चंस हमारे लिए किसी भी बैंक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो काफ़ी मेहनत किया है इसके कंटेंट पे, तो आप लोग इसको नोट डाउन करना, समझना। कार्बन प्राइसिंग सिस्टम मैंने समझा दिया है, एक मोटा मोटा ओवरव्यू दिया है, बहुत डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों की डिमांड होगी, आप लोग बोलोगे, तो एक सेपरेट वीडियो भी मैं इसका बना दूंगा। हालांकि ज़रूरत नहीं है, अननेसेसरी चीज़ों को हम लोग अवॉइड करते हैं। क्या पढ़ना है ये जानने से ज़्यादा ज़रूरी है कि हमको क्या नहीं पढ़ना है। हमको सिर्फ अपना एग्जाम क्लियर करना है, तो बस उतनी चीज़ें हमको पढ़नी है। तो उतना एक मोटा मोटा ओवरव्यू दिया मैंने आपको, लेकिन इसके बाद भी अगर आप लोगों को कुछ मतलब और जानना होगा तो बताइएगा, उसको मैं यहाँ पर मतलब एक सेपरेट वीडियो में फिर से आप लोगों के साथ में डिस्कस कर लूँगा, ठीक है ना। अब इस रिपोर्ट को हम लोग डिस्कस करते हैं। इस रिपोर्ट्स में क्या क्या पॉइंट्स हैं, टू दी पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। और रिपोर्ट डिस्कस करने के लिए, रिपोर्ट पढ़ने के लिए, रिपोर्ट के बारे में जानने के लिए हमको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर चलना होगा। तो चलो चलते हैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर और जानते हैं कि इस रिपोर्ट में क्या क्या बताया गया है जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। तो देखो आप लोग यहाँ पर मैंने सारा का सारा पॉइंट्स करके एक एक करके ना सारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी भी चीज़ें जरूरी हैं सारी के सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पर बनाकर आप लोगों के लिए ले आया हूँ मैं, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी चीज़ें हैं वो सारा कुछ यहाँ पर टू द पॉइंट चीज़ें लिखी गई हैं, और ऐसा ही आपको पीडीएफ में भी मिलेगा। और इसी को हम आम आसान बोलचाल की भाषा में हिंदी में अच्छी से सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया है, मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, तो सारा कुछ डाटा का खेल है। सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर इसका नोट डाउन वगैरह करना, याद करते हुए रहना, ठीक है। ऐसे एज इट इज़ आपको पीडीएफ में मिलेगा, वहाँ से आप जब रिवाइज करेंगे तो चीज़ें आपको मतलब एकदम अच्छे से याद हो जाएंगी, ठीक है। देखो इसमें क्या बोला गया है, आरबीआई रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस 2022-23 सजेस्ट कार्बन प्राइसिंग सिस्टम फॉर इंडिया। आरबीआई की जो रिपोर्ट आई है 2022-23 के लिए करेंसी एंड फाइनेंस पर, इसमें क्या सजेशन दिया गया है, इसमें सजेशन दिया गया है कार्बन प्राइसिंग सिस्टम फॉर इंडिया। इंडिया के लिए कार्बन प्राइसिंग सिस्टम का सजेशन दिया गया है। अब कार्बन प्राइसिंग सिस्टम क्या होती है, ये वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने थोड़ा सा एक मोटा मोटा ओवरव्यू दे दिया था, वहाँ से आपको ये समझ में आ जाएगा। और नहीं भी समझ में आया होगा तो और ज़्यादा एंड जाने की जरूरत नहीं है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो उतना ज़्यादा जरूरी नहीं है। ये तो कार्बन प्राइसिंग सिस्टम ये इसलिए मैंने बता दिया कि कहीं पर आपसे कोई पूछे तो ऐसा ना हो कि आपका मुँह ही नहीं खुल रहा है, आपको पता ही नहीं कुछ, ठीक है। एक बेसिक बता दिया है, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई है। बाकी अगर आप लोग बोलोगे तो इन डेप्थ एक वीडियो में बना दूंगा, ठीक है। टू दी पॉइंट सारी चीज़ें यहाँ पर रखी हुई हैं, लिखी हुई हैं, और ऐसे ही हम लोग पढ़ेंगे इसको। देखो क्या बोला गया है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च रिलीज्ड ए रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022 to 2023, ठीक है। आरबीआई का जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च है उसी के द्वारा 2022-23 के लिए एक रिपोर्ट करेंसी एंड फाइनेंस पर जारी की गई है। ये इसमें बोला गया है, द थीम ऑफ द रिपोर्ट इज टुवर्ड्स ए ग्रीनर क्लीनर इंडिया। ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, तो ये आप लोग मतलब नोट डाउन करना, याद रखना। ये चीज़ डायरेक्ट ऐसे पूछा जा सकता है कि आरबीआई के द्वारा जो रिपोर्ट जारी की गई थी करेंसी एंड फाइनेंस के लिए 2022-23 के लिए, उस रिपोर्ट की थीम क्या है। तो उस कंडीशन में आंसर क्या हो जाएगा, टुवर्ड्स ए ग्रीनर क्लीनर इंडिया। फिर से बोल रहा हूँ, टुवर्ड्स ए ग्रीनर क्लीनर इंडिया, ये इसकी थीम हो जाएगी। ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ से बनेगा। आरबीआई की एनुअल पब्लिकेशन है ये, यानी कि साल भर में एक बार प्रकाशित होती है। इट इज़ एन एनुअल पब्लिकेशन ऑफ द आरबीआई, साल भर में आरबीआई के द्वारा एक बार ये रिपोर्ट मतलब जारी की जाती है। यहाँ पर दी होगा
टी लगा लेना आप लोग, ठीक है ना। द रिपोर्ट कवर्स वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी एंड फाइनेंशियल सिस्टम्स, ठीक है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि यह रिपोर्ट इंडियन इकोनॉमी और फाइनेंशियल सिस्टम के विभिन्न एस्पेक्ट्स को कवर करती है। इंग्लिश में मैं नहीं बोल रहा हूँ, इंग्लिश में आप लोग पढ़ना, मैं हिंदी में मतलब एक एक करके ना समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग समझिएगा। अननेसेसरी इसमें टाइम बहुत ज़्यादा बेकार करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सारी चीज़ें बताऊँगा ही मैं आप लोगों को। तो ये जो बेसिकली ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट इंडियन इकोनॉमी एंड फाइनेंशियल सिस्टम के विभिन्न एस्पेक्ट्स को, डिफरेंट एस्पेक्ट्स को कवर करेगी। इस रिपोर्ट में क्लाइमेट चेंज के फ्यूचर चैलेंजेस का आकलन करने के लिए 4 मेजर डायमेंशंस को कवर किया गया है। द रिपोर्ट कवर्स 4 मेजर डायमेंशंस ऑफ क्लाइमेट चेंज टू assess future challenges to sustainable high growth in India, the unprecedented scale and pace of climate change, its macroeconomic effects, implications of financial stability and policy options to mitigate climate risk। ये चारों नाम भी आप लोगों को बता दिया गया, ठीक है ना। ये चारों नाम बता दिया गया। इस रिपोर्ट में क्लाइमेट चेंज के फ्यूचर चैलेंजेस का आकलन करने के लिए जो 4 मेजर डायमेंशंस हैं जिनको कवर किया गया, कौन कौन से हैं मैं फिर से बोल रहा हूँ एक एक करके। अनप्रेसिडेंटेड स्केल पेस ऑफ क्लाइमेट चेंज, दूसरा है माइक्रो इकोनॉमिक इफेक्ट्स, इम्प्लीकेशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी, और चौथा जो है पॉलिसी ऑप्शंस टू मिटिगेट क्लाइमेट रिस्क। ये 4 के 4 एस्पेक्ट्स हैं। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स की, ठीक है। अब बात करेंगे कि क्या क्या निष्कर्ष निकलता है इस रिपोर्ट में, अब वो हम लोग जानते हैं, ठीक है। क्लाइमेट चेंज को अडॉप्ट करने के लिए इंडिया का टोटल कुमुलेटिव एक्सपेंडिचर 2030 तक 85.6 लाख करोड़ पहुंच सकता है। ये इसमें फाइंडिंग्स है ये, ठीक है ना। द कुमुलेटिव टोटल एक्सपेंडिचर फॉर इंडिया अडॉप्टेशन टू क्लाइमेट चेंज कुड रीच 85.6 लाख करोड़ बाई 2030, ठीक है ना। ये चीज़ भी याद रखना, ये डाटा याद रखना, ठीक है। ये डाटा आप लोग याद रखना 2030 तक। जो मैं बोल रहा हूँ ये सब चीज़ें याद आप लोग करते हुए चलना, ठीक है ना। क्लाइमेट चेंज को अडॉप्ट करने के लिए इंडिया का टोटल कुमुलेटिव एक्सपेंडिचर जो है वो 2030 तक 85.6 लाख करोड़ 85.6 लाख करोड़ पहुंच सकता है। इस रिपोर्ट में ये बताया गया है। अगर बात करें रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट की, अगर हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट की बात करें तो 2070 तक इंडिया को अपने नेट जीरो इमिशन टारगेट को अचीव करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को इंक्रीज करना होगा, रिपोर्ट यह भी बताती है। और इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि भारत को 2070-71 तक अपने ऊर्जा मिश्रण का 80% अक्षय ऊर्जा के लिए लक्ष्य बनाना चाहिए, अक्षय ऊर्जा के लिए लक्ष्य बनाना चाहिए। इसके लिए सकल घरेलू उत्पाद की ऊर्जा तीव्रता में सालाना लगभग 5% की त्वरित कमी की आवश्यकता है। India needs to significantly increase its use of renewable energy to achieve its goal of net zero emission by 2017. The report suggests that India should aim for renewables to account for 80% of its energy mix by 2070-71. This would require an accelerated reduction in the energy intensity of GDP by अबाउट 5% एनुअली। यही चीज़ जो लिखी गई है इसको मैंने हिंदी में आप लोगों को बताया, ठीक है। आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं ग्रीन फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट्स की अगर हम लोग बात करें, ग्रीन फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट्स की अगर बात की जाए तो क्लाइमेट इवेंट्स के कारण होने वाले बुनियादी ढांचे के अंतर को दूर करने के लिए 2030 तक भारत का ग्रीन फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट्स सालाना जीडीपी का कम से कम 2.5% होने का अनुमान लगाया गया है इस रिपोर्ट में। साथ ही साथ इंडिया के नेट जीरो टारगेट को अचीव करने के लिए फिनेंशियल सिस्टम को पर्याप्त संसाधन जुटाने और मौजूदा संसाधनों को इफेक्टिवली कंट्रीब्यूट करने की आवश्यकता होगी, ऐसा इस रिपोर्ट में बताया गया है, ठीक है। India's green financing requirement is estimated to be at least 2.5% of GDP annually till 2030 to address the infrastructure gap caused by climate events. The financial system may need mobilize adequate resources and reallocate current resources to contribute effectively to India's net zero target। ठीक, ये जो कुछ भी लिखा गया है इसी को हिंदी में मैंने आपको पढ़ के बताया, ठीक है। तो ये समझना, कई बार कई सारे टर्म्स ऐसे होंगे जो नहीं समझ में आएंगे, तो बहुत उलझने की जरूरत नहीं है। डाटा ये सब लिखते चलना, ये सब आप नोट डाउन करते चलना, ठीक है, चीज़ें यहीं से हो जाएंगी।
और ये सारे पॉइंट्स याद रखना, इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में भी क्वेश्चन बना सकते हैं, सारे के सारे पॉइंट्स ऐसे दे देंगे और पूछेंगे कि कौन सा पॉइंट इसमें से सही है, कौन सा नहीं सही है। इसीलिए चीज़ें बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, तो इस तरीके से भी, उस प्रोस्पेक्टिव से भी आप लोग चीज़ों को सोचना समझना, ठीक। The report also highlights the needs for a balanced policy intervention to ensure progress across all policy levels, which would enable India to achieve its green transition target by 2030 and make the net zero goal by 2070 attainable, ठीक। आगे क्या बोला गया है, इंडिया को 2030 तक ग्रीन ट्रांजिशन टारगेट और 2070 तक नेट ज़ीरो गोल अचीव करने के लिए एक बैलेंस्ड पॉलिसी इंटरवेंशन की आवश्यकता होगी, ये इसमें बताया गया है, ठीक ना। बैलेंस पॉलिसी इंटरवेंशन की आवश्यकता होगी, ये बताया गया है। द पब्लिक सेक्टर बैंक्स PSBs इन इंडिया में बी मोर वल्नरेबल टू क्लाइमेट रिलेटेड फाइनेंशियल रिस्क दैन प्राइवेट सेक्टर बैंक। इसका मतलब ये हो जाएगा कि पब्लिक सेक्टर बैंक को प्राइवेट सेक्टर बैंक की तुलना में जलवायु संबंधित वित्तीय जोखिमों के प्रति अधिक संवेदनशील रहना है, इस रिपोर्ट में ये बोला गया है। RBI ने नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम यानी कि NGFS, ठीक है, ज्वाइन किया हुआ है, जिसका उद्देश्य पेरिस एग्रीमेंट के गोल को पूरा करना है। RBI ने सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स की मतलब इसको SGB को भी जारी किया हुआ है। इसके साथ साथ रेगुलेटेड एंटिटीज़ द्वारा ग्रीन बॉन्ड रेगुलेटेड एंटिटीज़ के द्वारा ग्रीन डिपॉजिट जुटाने के लिए RBI ने फ्रेमवर्क भी जारी किया है, ये भी इस रिपोर्ट में बताया गया है, ठीक है। RBI ज्वाइंट नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम यानी कि NGFS, which aims to strengthen the global response to meeting Paris Agreement's goal. It issued sovereign green bonds for green infrastructural investment and released a framework for mobilizing ग्रीन डिपॉजिट बाय रेगुलेटेड एंटिटीज़। यही चीज़ जो लिखी गई है इसको मैंने हिंदी में आपको बताया, ठीक। तो ये चीज़ होंगी। अगले पॉइंट्स की तरफ बढ़ें तो इसमें ये बोला गया है कि हायर यूज ऑफ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी कैन हेल्प लोअर कार्बन फुटप्रिंट। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी कि E-रुपीज़ के ज़्यादा से ज़्यादा यूज से कार्बन फुटप्रिंट को कम किया जा सकता है। दूसरे अल्टरनेटिव कैशलेस मेथड की तुलना में CBDC यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ज़्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली है और इससे ऊर्जा की खपत में कमी आएगी, ठीक है ना। CBDC कैन बी मोर इन्वायरमेंट फ्रेंडली कंपेयर टू अल्टरनेटिव कैशलेस मेथड्स। पेमेंट अफेक्टेड थ्रू CBDC वुड बी इंस्टेंटेनियस एंड फाइनल एंड रिड्यूस्ड reliance on clearance corporations and other settlement infrastructure could cut down energy consumptions, ठीक है। तो ये मतलब ये जो पॉइंट है इसको भी मैंने आपको बताया। आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम लोगों ने इस रिपोर्ट के महत्वपूर्ण निष्कर्ष के बारे में बात किया और अब बात करेंगे रिकमेंडेशंस की, कि इस रिपोर्ट में क्या क्या रिकमेंडेशंस भी दी गई हैं इस रिपोर्ट में, ये भी हम लोग जानते हैं। तो इस रिपोर्ट में ये सुझाव दिया गया कि इंडिया को कार्बन टैक्स और कार्बन प्राइसिंग सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। इंडिया मस्ट इम्प्लीमेंट ए कार्बन टैक्स एंड ए ब्रॉड बेस्ड कार्बन प्राइसिंग सिस्टम इन अकॉर्डेंस विद इमर्जिंग ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस इन ऑर्डर टू एक्सेलरेट एंड ड्राइव ग्रीन फाइनेंस इन कंट्री एंड मीट क्लाइमेट गोल्स, ठीक है। इंडिया को जो है कार्बन टैक्स और कार्बन प्राइसिंग सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, इसमें बोला गया। और कार्बन प्राइसिंग सिस्टम क्या होती है, ये वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था। इट ऑल्सो सजेस्टेड इस्टेब्लिशिंग एंड emission trading system ETS based on a green taxonomy that would cover all economic sectors and could partially strike a balance between tax and subsidy। इसका मतलब हो जाएगा कि emission trading system ETS को इस्टेब्लिश करने का सुझाव दिया गया है इस रिपोर्ट में, जो कि इकोनॉमिक सेक्टर को कवर करेगा और साथ ही साथ टैक्स और सब्सिडी के बीच में बैलेंस भी बना पाएगा, ठीक। बैटरी, इलेक्ट्रोलाइजर्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, PV सेल्स, इन सब की डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को भी बढ़ाने का सुझाव दिया गया है इस रिपोर्ट में। सजेशंस वाज आल्सो मेड टू इंक्रीज डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्रिटिकल इक्विपमेंट्स सच एज बैटरीज, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइजर्स, PV सेल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड अदर एसोसिएटेड कंपोनेंट्स, ठीक है। इस रिपोर्ट में बैटरी, इलेक्ट्रोलाइजर्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, PV सेल्स
और भी जो दूसरे क्रिटिकल इक्विपमेंट्स हैं इनकी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने का सुझाव दिया गया है इस रिपोर्ट में। ठीक, तो इस रिपोर्ट से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आप लोगों को जानना जरूरी था वो सारी चीज़ें बताई गई। अच्छा, एक चीज़ और जानते हैं, ये तो बात हो गई इस रिपोर्ट की। इस रिपोर्ट में जो अभी जारी किया है 2022-23 के लिए, ठीक है ना, इसकी थीम क्या है? इसकी थीम देखो ये लिखा गया है ना इसमें, टुवर्ड्स ग्रीनर एंड क्लीनर इंडिया। लेकिन इससे पहले जो आरबीआई ने करेंसी एंड फाइनेंस पर अपनी रिपोर्ट जारी की थी उसकी थीम क्या थी, ये भी पूछा जा सकता है। ये तो अभी 2022-23 के लिए है, तो इसकी थीम क्या है? टुवर्ड्स ग्रीनर एंड क्लीनर इंडिया। और ये आपको पता है कि एनुअल पब्लिकेशन हर साल में एक बार जारी किया जाता है। तो इससे पहले जो जारी की गई थी आरबीआई की रिपोर्ट करेंसी एंड फाइनेंस पर, उसकी थीम क्या थी? तो उसकी थीम मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, पीडीएफ में वो डाल दूंगा, यहाँ पर नहीं डाल पाया, पीडीएफ में मैं वो डालूंगा। तो वो थीम क्या है? रिवाइव एंड रिकंस्ट्रक्ट, रिवाइव एंड रिकंस्ट्रक्ट, रिवाइव एंड रिकंस्ट्रक्ट। ठीक है ना, ये चीज़ मैं पीडीएफ में डाउन कर दूंगा। तो ये इससे पहले जो आरबीआई की रिपोर्ट आई थी करेंसी एंड फाइनेंस पर, उसकी थीम थी रिवाइव एंड रिकंस्ट्रक्ट। ठीक, तो मैक्सिमम पॉसिबल एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा है। ठीक ना, लगभग 190 से 200 पेज की रिपोर्ट है ये। उसमें से जो प्रीम चीज़ें थी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी थी वो चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया क्वेश्चन था। आप लोग बोलोगे तो इसकी पीडीएफ जो है आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट वाली मैं अपने टेलीग्राम पर डाल दूंगा या व्हाट्सएप वगैरह पर सेंड कर दूंगा। अगर टाइम बचता है आप लोगों के पास में तो पढ़ लेना, नहीं तो ये मतलब सफिशियंट है। जो क्वेश्चन फ्रेम होगा यहाँ से ऐसे ही होगा। ठीक ना भाई, अगर ज़्यादा से ज़्यादा क्या पूछेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इसकी थीम वगैरह पूछ लेंगे। थीम मैंने बता ही दिया है और इसके पॉइंट्स जो हैं वो मैंने बता ही दिया है कि करके सारे पॉइंट्स आपको बता दिया गया है कि क्या क्या रिकमेंडेशंस हैं, क्या क्या सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोगों को एक करके पढ़ा दी गई हैं। तो इससे ज़्यादा इससे बाहर का कुछ आएगा नहीं। ठीक है, नोट्स वगैरह इसके बनाना आप लोग, और बस वीडियो यहीं पर वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।